हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करने वाली है। हम सभी अपने बचपन में इस तरह की मनोभावना से गुजरे हैं जहां हमें कोई नहीं समझ पाता। हम इस कहानी में इसी तरह के बाल मनोभावों को समझेंगे और शायद हमें ये अपने परिवार में अपने बच्चों को समझने में मदद करे। आशा है आप इसे पसंद करेंगे, आप भी आनंदित होंगे। मेरी बचपन की यादों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, लेकिन कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। उन दिनों मैं अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी जाति का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी और बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। दिन भर मैं उत्सुकता से उसकी राह देखता रहता। जैसे ही 4 बजते, मैं आतुरता से व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर डंडा रखे उसकी झुनझुनी बजाते हुए दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता। कजाकी सांवरे रंग का गठीला लंबा जवान था। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। मुझे देखकर वो और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुनझुनी और जोर से बजने लगती और मेरे हृदय में जैसे जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। मैं भी खुशी के मारे उसकी तरफ दौड़ पड़ता और एक ही क्षण में कजाकी का कंधा मेरे लिए स्वर्ग का सिंहासन हो जाता। उतना आनंद मुझे आज भी किसी भी चीज़ में नहीं मिलता। जब मैं उसके कंधे पर सवार होता तो लगता जैसे मानो हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाक खाने में पहुँचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी उसकी। थैला रखते ही मुझे लेकर किसी मैदान में निकल जाता, कभी गाने सुनाता, कभी कहानियाँ सुनाता। ये कहानियाँ सुनकर मैं असीम आनंद में भर जाता था। उसकी कहानियों के चोर डाकू योद्धा होते थे जो अमीरों को लूटकर दीन दुखियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा ही होती थी। एक दिन की बात है, कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई और सूरज ढल चुका था। मुझे दिखाई न दिया कजाकी। मैं उदास सा गुमसुम सड़क पर खड़ा था और दूर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था कि कहीं वो चिर परिचित रेखा दिखाई दे जाए। कान लगाकर सुनने की कोशिश करता कि कहीं उसके डंडे की झुनमुन झुनमुन आवाज़ सुनाई दे। अचानक झुनझुन की वह आवाज़ मेरे कानों में आई। ऐसे तो मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखाई देते थे। यहाँ तक कि मम्मा के कमरे में रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए किसी काम की नहीं होती थी। लेकिन वह आवाज़ सुनते ही मैं उसकी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ा। हाँ, वह कजाकी ही था। उसके देखते ही मेरी बेचैनी जो थी वो क्रोध में बदल गई। मैं गुस्से से उसे मारने लगा और फिर गुस्सा होके अलग खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो एक चीज़ नहीं दूंगा, मैं एक चीज़ लाया हूँ तुम्हारे लिए। फिर मैंने हंस के कहा, जाओ मत देना, मैं भी नहीं लूँगा। कजाकी ने कहा, अभी दिखाऊं तो दौड़ कर गोद में उठा लोगे, ऐसी अच्छी चीज़ है। फिर मैं भी पिघल गया। मैंने कहा, अच्छा लाओ दिखाओ। कजाकी, तो आकर जल्दी से मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं भागने वाला हूँ। बहुत देर हो गई है, बाबूजी तो बिगड़ ही रहे होंगे। मैंने भी अकड़ कर बोला, पहले दिखाओ तब चलूँगा। मेरी विजय हुई। कजाकी को अगर देर होने का डर न होता तो वह 1 मिनट रुक भी सकता था, लेकिन उसने एक मुझे ऐसी चीज़ दिखाई जो एक हाथ से वो छाती पे चिपटाए हुए था
उस चीज का लंबा मुंह था, 2 आंखें थीं जो हीरे जैसी चमक रही थीं। मैंने दौड़कर उसे कजाकी की गोद से ले लिया। वह एक हिरण का बच्चा था। ओहो, मेरी उस खुशी का कौन अनुमान कर सकेगा। तब से न जाने कितनी परीक्षाएं पास की, बड़े बड़े ओहदों पर रहा, राय बहादुर भी हुआ, लेकिन वह आनंद, वह खुशी फिर न मिली। मैं उसे गोद में लिए उसके मुलायम स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों देर हुई इसका तो ख्याल भी न रहा। मैंने पूछा, यह कहाँ मिला कजाकी? कजाकी, भैया यहीं से थोड़ा दूर एक छोटा सा जंगल है, वहाँ बहुत से हिरण हैं। मेरा बहुत मन करता था कि तुम्हारे लिए एक बच्चा लाके दूं। आज यह बच्चा हिरणों के झुंड के साथ दिखाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब के सब भागने लगे। यह बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा और हिरण तो बहुत दूर निकल गए, यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया। बस इसी बात से इतनी देर हो गई। ऐसे ही बातें करते करते हम दोनों डाक खाने जा पहुंचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरण के बच्चे को भी नहीं देखा। सीधे उनकी निगाह कजाकी पर ही पड़ी और बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, इसका क्या करूं? डाक तो कब की चली गई, बता इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज ही न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद नौकरी नहीं करनी है, जब भूखों मरेगा तब आंखें खुलेंगी। तेरा तो क्या बिगड़ेगा, माथे मेरे आएगी, ऊपर से जवाब तो मुझसे मांगा जाएगा। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। बाबूजी बड़े गुस्से वाले थे, उन्हें काम भी बहुत करना पड़ता था, इसलिए बात बात पर नाराज हो जाते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही नहीं था। वह भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। घर में कभी 1-2 घंटे के लिए आए, खाना खाया और चले गए। बाकी सारे दिन दफ्तर में कुछ न कुछ लिखते ही रहते थे। हाँ, अम्मा उनका क्रोध करना जानती थी, लेकिन वो दफ्तर कैसे जाती? बेचारा कजाकी, उस वक्त मेरे देखते ही देखते उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास, साफा सब छीन लिया गया। उसे डाक खाने से निकल जाने का सरकारी हुक्म सुना दिया गया था। मेरा तो मन ऐसा करता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो मैं कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकालने से कजाकी का बाल विवाह का नहीं हुआ। जब कजाकी चला तो मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, शाम हो गई है। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के जोर को पूरी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर तुमको कंधे पर बैठ के घुमाऊंगा। बाबूजी ने तो सिर्फ नौकरी ली है ना, तो क्या इतना भी नहीं करने देंगे? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा भैया। जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ करें। मैं दौड़ा हुआ घर आया, लेकिन अम्मा जी से कुछ कहने के बजाय जोर जोर से रोने लगा। अम्मा जी रसोई से बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा है क्या? अच्छा रुक तो जाओ, आज घर पर आते हैं तो मैं पूछती हूँ। जब देखो तब मेरे बेटे को मारते रहते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कि कजाकी ने मारा है। बोली, अच्छा कजाकी ने? आने तो दो, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ नौकरी से। मैं जल्दी से बोल उठा, नहीं अम्मा, कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने निकाल दिया है, उसको नौकरी से निकाल दिया है, उसका साफा बल्लम भी छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा,
यह तो तुम्हारे बाबूजी ने अच्छा नहीं किया। वह बेचारा कितनी मेहनत से, कितनी तत्परता से काम कर देता है, क्यों निकाला उसे? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी ना, इसीलिए बाबूजी गुस्सा हो गए थे। इतना कहकर मैंने हिरण के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भागने का डर नहीं था। अब तक अम्मा की निगाह उस पर नहीं पड़ी थी, लेकिन उसे कूदते फांदते देखकर अचानक वो डर गई और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहीं यह भयानक जीव मुझे काट न ले। मैं तो कहाँ फूट फूट कर रो रहा था और अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा, अरे यह तो हिरण का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरण के बच्चे का सारा इतिहास और उसका दुष्परिणाम सब शुरू से अंत तक कह सुनाया। फिर बोला, अम्मा जी, कजाकी ने तो इस तरह दौड़ लगाई कि दुनिया में कोई नहीं दौड़ सकता, इसीलिए तो देर हो गई। बेचारे को बाबूजी ने निकाल दिया। चपरास, साफा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा? भूखों मर जाएगा। अम्मा ने जब पूछा तो मैंने जवाब दिया, बाहर तो खड़ा है, कहता था अम्मा जी मेरा कहा सुना माफ करवा देना। अब तक अम्मा मेरी बातों को दिल लगी समझ रही थी। वो सोच रही थी कि मैंने कहानी बनाई है, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर उन्हें शक हुआ, कहीं सचमुच कजाकी को निकाल तो नहीं दिया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, लेकिन कजाकी का कहीं पता ही नहीं था। मैंने भी पुकारा, लेकिन कजाकी वहां नहीं था। खाना तो मैंने खा लिया। बच्चे शौक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब उनकी मनपसंद चीज सामने हो। मगर बड़ी रात तक मैं पड़े पड़े सोचता रहा, काश मेरे पास रुपए होते तो मैं 1,00,000 रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से तो कभी बात ही मत करना। यही सब हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरण के बच्चे के सेवा सत्कार में बिजी रहा। पहले उसका नामकरण किया, उसका नाम मुन्नू रखा। दिन भर ही वह मुझसे इतना हिलमिल गया था कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैंने भविष्य में बनाने वाले अपने विशाल भवन में उसके लिए एक अलग कमरा बनाने का भी निर्णय कर लिया। एक उसकी अलग चारपाई, घुमाने के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था कर ली। लेकिन शाम होते होते मैं सब कुछ छोड़कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसके यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं रही, यह ख्याल भी मुझे नहीं आया। फिर भी मुझे कहीं न कहीं यह आशा थी कि शायद वो आ ही जाए। अचानक मुझे एक ख्याल आया कि कजाकी तो भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया और उस टाइम अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला, आटा हाथों में लपेटे टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर सा बनाता हुआ भागा। अभी सड़क पर आकर खड़ा ही हुआ था कि कजाकी सामने से आता दिखाई दिया। उसके पास बल्लम भी थी, कमर में चपरास भी थी, सर पे साफा भी बंधा हुआ था, बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपक गया और हैरान होकर बोला, तुम्हें नौकरी मिल गई कजाकी? कजाकी ने मुझे कंधे पर बिठाते हुए कहा, अरे भैया, वो चपरास तो किसी काम की नहीं थी। वह तो गुलामी की चपरास थी या मेरी खुशी की चपरास है। पहले मैं सरकार का नौकर था, अब मैं तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने संकोच से बोला, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, तुम भूखे होगे ना, आज तो खाना भी नहीं खाया होगा। कजाकी की आंखें तो मैं नहीं देख सका, उसके कंधे पर जो बैठा हुआ था। हाँ,
उसकी आवाज़ से ये ज़रूर मालूम हुआ कि उसका गला भर गया है। बोला, भैया क्या सूखी रोटियां ही खाऊंगा आटे से बनाकर? दाल, नमक, घी कुछ भी तो नहीं है। मुझे अपनी भूल पर लज्जा आई। सच तो है, बेचारा सूखी रोटियां कैसे खाएगा? लेकिन दाल, नमक, घी मैं कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होंगी, रसोई में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। लेकिन मुझे अब तक यह न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये तीन चीजें मैं लाऊं तो लाऊं कैसे? अम्मा से मांगूंगा तो कभी देंगी नहीं। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती हैं। अब इतनी सारी चीजें क्यों देंगी? अचानक मुझे याद आया कि मैंने किताबों के बस्ते में बहुत सारे पैसे छोड़ रखे हैं। मुझे पैसे इकट्ठा करने में बहुत मजा आता था। पता नहीं अभी आदत क्यों नहीं है। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे बहुत देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए उन्हें यह उपाय बहुत आसान लगता था। मना करने से मेरे रोने और चिल्लाने का भय था, तो इस बाधा को वह दूर से ही टाल देते। अम्मा जी का स्वभाव इससे बिल्कुल उलट था। उन्हें मेरे रोने मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन पैसे का नाम सुन के ही उनकी आवाज़ ही बदल जाती थी। मेरे पास किताबें न थी। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाक खाने के 2-4 फॉर्म तह कर पुस्तक के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, आटा, दाल और घी के लिए क्या उतने पैसे काफ़ी ना होंगे? मेरी तो मुट्ठी में भी नहीं आते। यह सब सोच के मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे उतार दो, मैं दाल और नमक लेके आता हूँ। अब रोज आओगे ना? कजाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों नहीं आऊँगा, रोज आऊँगा। मैंने कहा, मैं रोज खाने को दूंगा। तो कजाकी बोला, तो मैं रोज आऊँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर अपनी सारी जमा पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज बुलाने के लिए अगर मेरे पास हीरा भी होता तो मैं उसे तुरंत उसको दे देता। कजाकी ने हैरान होकर पूछा, ये पैसे कहाँ से ले आए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कजाकी, अम्मा जी तुमको मारेंगी, कहेंगी कजाकी ने बहलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की तुम मिठाई ले लेना और आटा मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखे मर सकता हूँ क्या? मैंने बहुत कहा, बहुत मिन्नतें की कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कजाकी ने नहीं लिए। उसने बड़ी देर तक मुझे इधर उधर घुमाया, गाने सुनाए, फिर घर पहुंचा कर चला गया और दरवाजे पर आटे की टोकरी भी वापस रख दी। अभी मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना भी सीखता है। मेरी तो नानी मर गई। अम्मा जी क्रोध में सिंघनी हो जाती थी। घबराहट में बोला, किसी को तो नहीं दिया। अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख तो कितना सारा आटा आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा था। कितना भी बोलती, कितना भी पुचकारती, पर मेरी जबान ही न खुलती थी। सहसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे ही देने को ले आए थे। यह सुनकर अम्मा दरवाजे की ओर गई। कजाकी से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं की यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई। फिर कोठरी में से जाके संदूक में से कुछ निकाला और फिर दरवाजे की ओर गई। मैंने देखा उनकी मुट्ठी बंद थी। मैं भी अम्मा जी के पीछे पीछे गया। अम्मा जी ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी चला गया था। मैंने बड़ी बेचैनी से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं अम्मा जी?
अम्मा जी ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? मैंने कहा था उसको कि यहीं रुकना, मैं आती हूँ। न जाने कहाँ चला गया, बड़ा ही संकोची है। आटा तो लेता ही न था। मैंने ज़बरदस्ती उसके कपड़े में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने उसके घर में कुछ खाने को है या नहीं है। रुपए भी लेके आई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस मिल गया। मैंने अपनी चोरी की पूरी कहानी कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतना बूढ़े बनकर नहीं दे सकते। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों न लिया? मैं कजाकी को थोड़ा आटा ना दे देती। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम हुई तो फिर जाकर सड़क पर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया था और कजाकी का कहीं पता ही नहीं। दिए भी जल गए थे, रास्ता सुनसान हो गया था, पर कजाकी न आया। मैं फिर रोते हुए अम्मा जी के पास पहुंचा। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा, क्या कजाकी नहीं आया? तो मैं और जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे सीने से लगा लिया। मुझे ऐसा लगा कि वो भी रो रही हैं। उन्होंने कहा, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मैं कल किसी को भेजकर कजाकी को बुलवा दूंगी। उस दिन मैं रोते रोते ही सो गया। सुबह जैसे ही आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता ही होगा। और मैं खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही किसी आदमी को भेज दिया था। 10 बजे तक जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया तो पता हुआ कि कजाकी अपने घर पर मिला ही नहीं। वह रात को भी घर पर नहीं गया था। उसकी स्त्री रो रही थी, न जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि कहीं भाग न गया हो। बच्चों का हृदय इतना कोमल होता है कि कोई दूसरा इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। बच्चों में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि कौन सी बात उन्हें परेशान कर रही है, कौन सा कांटा उनके दिल में खटक रहा है, क्यों उन्हें बार बार रोना आता है, क्यों वो मन मारे बैठे रहते हैं, खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुंचता। आंखें तो कजाकी को ही ढूंढ रही थीं। कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा फिर सड़क पर खड़ा था। अचानक मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाते हुए दौड़ा, लेकिन उसका कहीं पता ही न लगा। न जाने किधर गायब हो गया। घर आकर मैंने अम्मा जी से यह बात बताई तो मुझे ऐसा लगा कि यह बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई थी। इसके 2-3 दिन बाद तक कजाकी फिर नहीं दिखा और मैं भी अब कुछ कुछ भूलने लगा था। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने के लिए जान देते हैं, उसी को 2-4 दिन बाद पटक कर फोड़ भी देते हैं। इस तरह 15 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे और मैं मुन्नू के पैरों में पायल बांध रहा था कि एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, लेकिन गोरी सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया बहू जी कहाँ हैं? मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो, क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लाई हूँ। भैया तुम्हें कमल गट्टे बहुत पसंद है ना? मैंने उसके हाथों में लटकती हुई पोटली को देखकर
उससे पूछा, कहाँ से लाई हो, देखे तो। औरत, कजाकी ने भेजा है तुम्हारे लिए। मैंने खुशी के मारे उछलकर पूछा, कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से आ गईं। उसने अम्मा जी के पैरों को छूकर प्रणाम किया। अम्मा ने पूछा, तुम कजाकी की पत्नी हो? औरत ने सर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी करता क्या है? उसकी पत्नी बोली, बहू जी, जिस दिन आपके पास आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया करते रहते हैं। भैया में ही उनका मन बसा रहता है। चौक चौक कर भैया भैया कहते हुए दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है। एक दिन मुझसे कुछ कहा नहीं और घर से चल दिए। गले में छिपकर भैया को देखते रहे और जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने की तकलीफ नहीं है। आज सवेरे ही उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर नहीं माने। तालाब में घुसकर ये कमल गट्टे तोड़ लाए और मुझसे कहा कि ले जा, भैया को दे आ, उन्हें बहुत पसंद है। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए थे और मज़े से खा भी रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मत खा मत खा, पर मुझ में इतना सब्र कहाँ। अम्मा ने कहा, सब कुशल है, कह देना। यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है, नहीं आओगे तो फिर कभी न बोलेंगे। मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। बाबूजी खाना खाकर बाहर निकल आए और बोले, यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है, जल्दी जाओ नहीं तो कोई और रख लिया जाएगा। अम्मा ने बाबूजी से पूछा, क्या सचमुच बहाल हो गया है? बाबूजी, और क्या, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने तो 5वें ही दिन उसकी नौकरी वापस कर दी थी। अम्मा, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। सुबह उठा तो देखता हूँ कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता है कि बूढ़ा हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिपट गया। कजाकी आ गया, कजाकी आ गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे कंधे पर बिठाने की कोशिश करने लगा, पर मैं न उठ सका। मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। उस वक्त मैं फूला न समाता था और शायद कजाकी भी मुझसे ज़्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी, तुमको नौकरी वापस मिल गई, अब देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों का सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू खो गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं वह कुछ भी खाता नहीं था। चावल से उसे भी बहुत रुचि थी, लेकिन जब तक उसमें खूब ज़्यादा घी न पड़ा हो उसे संतोष ही न होता। मेरे साथ ही सोता, मेरे साथ ही उठता। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मलमूत्र का त्याग करने भी घर से बाहर निकल जाता। ऐसे ही एक दिन वो बाहर निकला था कि जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया और उसका गला दबा दिया। इस तरह से मुन्नू का और मेरा साथ हमेशा के लिए छूट गया। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। सुनने के लिए धन्यवाद।